डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद अलर्निंग चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11वीं के जो वार्षिक पेपर है यूपी बोर्ड का केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का, इस पेपर को हल सहित हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये। 11th केमिस्ट्री के इस पेपर को पूरा हल सहित हम लोग समझते हैं। आपके भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। प्रारंभ में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। 70 मार्क का ये पेपर है, सभी चयन करना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है MnO4 वो पूरे का 2 नेगेटिव, इसके पावर 2 नेगेटिव देखिए दिया है। इसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या पूछा जा रहा है। तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए Mn की ऑक्सीकरण संख्या x है और चूंकि ऑक्सीजन का -2 होता है और उसके पावर देखिए 2 माइनस लगा है, बराबर 2 माइनस करेंगे। अब ऑक्सीजन का -2 होता है, यहाँ पर 4 दिया है तो 4 × 2 हो जाएगा, -2 कर देंगे। इसका x माने है बराबर, चूंकि इसके ऊपर -2 है, बराबर -2 कर देंगे। अब इसको हल करेंगे तो x की ऑक्सीडेशन नंबर देखिए 8 में से दोगे 6 आ रहा है यहाँ पे, अर्थात इसमें 100 वाला विकल्प आपका ये राइट हो जाएगा, +6। अब पहले का ख देखें, नाभिकीय रिएक्टरों में ड्यूटेरियम ऑक्साइड, देखिए भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, जिसका फार्मूला D2O होता है, D2O होता है। तो D2O का उपयोग किस रूप में होता है, देखिए D2O का इस उपयोग जो होता है नाभिकीय रिएक्टरों में, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है यहाँ पे। तो द वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। अब ग का क्वेश्चन देखें, क्षारीय धातुएं संबंधित होती हैं। देखिए क्षारीय धातुओं को वर्ग 1 में रखा गया है, 2 में रखा गया है। तो ये दोनों जो होते हैं वर्ग 1 और वर्ग 2 यस ब्लॉक के तत्व होते हैं। क्षारीय धातुएं यस ब्लॉक में आती हैं, अर्थात अ वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा चारों में से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर पहले का घ देखिए, यहाँ पर जब बर्फ पिघलती है तो इसकी एंट्रोपी, यहाँ पे एंट्रोपी पूछा जा रहा है। देखिए अव्यवस्था की माप को हम लोग एंट्रोपी कहते हैं। बर्फ का पिघलना, बादलों का फैलना, प्रसार होना, धुएं का प्रसार, तो इसमें क्या होता है, एंट्रोपी बढ़ती है। ब वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखें, पहले का अंग देखिए यहाँ पर दिया है कि अमोनिया क्या है। अंग का देखिए अम्ल है, क्षार है, लवण है, अम्ल क्षार दोनों है। देखिए अमोनिया का जब हम लोग फार्मूला सेट करते हैं तो NH3 होता है। NH3 में नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वह क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर सकता है, किसी को दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन दाता यहाँ पर क्षार माने जाते हैं। तो अमोनिया की जो प्रकृति है वो क्षारी होती है। ब वाला विकल्प यहाँ पे राइट होगा, क्योंकि इसमें एक एक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन से साझा कर रखे हैं। बचा नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर लोन पेयर के रूप में बचा हुआ है, अर्थात यह जो है क्षार की तरह कार्य करता है अमोनिया। अब पहले का च दिया है, CH4 में संकरण होता है। देखें Sp, Sp3, Sp2, इस तरह के क्वेश्चन आया है, कोई नहीं। तो देखिए जो CH4 होता है, चूंकि कार्बन अपने आसपास 4 लोग 4 हाइड्रोजन से अटैच है यहाँ पे, अर्थात हम कह सकते हैं इसमें Sp3 संकरण पाया जाएगा। ब वाला विकल्प यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है अपने आसपास 4 हाइड्रोजन 4 परमाणु से अटैच है। तो जहाँ 4 परमाणु से अटैच होगा Sp3, जाहिर सी बात है इसमें P के 3 और S के 1 यानी कि 3 1 4 4 यहाँ पे, अर्थात यहाँ पे Sp3 संकरण होगा। प्रश्न दूसरा देखिए, दूसरे का क दिया है कि स्कैंडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात करें। देखिए होगा क्या, जब हम स्कैंडियम का टोटल एटॉमिक परमाणु क्रमांक जो होता है 21 होता है, 21 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है ना डी सब सेल में प्रवेश करता है, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उसके लिए हम लोग इसके चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करते हैं। देखिए इसमें हो क्या रहा है, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पा रहे हैं, तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है देखिए 20 1 21 21वां इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d सब सेल में प्रवेश कर रहा है, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन कूदा है। अब 3d का मतलब कि यहाँ पे जो n की संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या n की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ पर हो जाएगा देखिए। और इसी के साथ जो l की वैल्यू होती है, l बराबर क्या होता है n-1,
तो जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होता है n-1, यानी 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 इसका मान आएगा। अर्थात इसके लिए यदि यम की वैल्यू हम निकालें हैं तो यम इस यल के लिए यम की वैल्यू कितना हो जाएगा, -l से +l होता है, जिसमें -2 यहाँ पर देख रहे हैं ना 2 है, 2 का मतलब कि -2 से +2, अर्थात -2 -1 0 +1 +2 लिखा जाएगा। अब इसके लिए चूंकि डी सब सेल में प्रवेश कर रहा है, डी में उपकक्षकों की संख्या टोटल 5 होती है, 1 2 3 4 5। अब जब इलेक्ट्रॉन इसमें आप दर्शाएंगे तो अब 3D1 के लिए यहाँ पर आप पा रहे हैं कि पहले ही उपकोष में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब यहाँ पर जैसे हम लोग लिखे हैं -2 से +2, तो -2 -1 0 +1 +2, तो यहाँ से यदि हम इसका पोजीशन दिखाएं तो -2 -1 0 +1 +2 यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये -2 में जा रहा है, यानी यम की वैल्यू यहाँ पर -2 हो जाएगा। और चूंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसकी जो क्वांटम स्पिन क्वांटम संख्या का मान है, चक्रण क्वांटम संख्या, चूंकि अपर साइड में इसकी दिशा देख रहे हैं तो +1/2, करेक्ट। इसके लिए +1/2s की वैल्यू है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का यहाँ पर चेक करेंगे, दूसरे का ख वाला। देखिए इस तरह का यहाँ पे कंपाउंड दे रखा है, इन लोगों का IPSC नॉमेनक्लेचर पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर दिया है CH3 बॉन्डेड CH, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दिया है, इस C और इस CH के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो नॉमेनक्लेचर हम उस साइड से करेंगे जहाँ पर हमें कोई क्रियात्मक समूह या बॉन्ड काफ़ी नज़दीक दिखाई देगा। यहाँ पर पहले ही पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5, इस तरह से हम नॉमेनक्लेचर राइट साइड से करेंगे, ठीक है। चूँकि पेंट है 5 है तो पेंट, तो इसमें हम लोग नॉमेनक्लेचर क्या पढ़ेंगे, पेंट। देखिए पेंट तीसरे पोजीशन पर इन ग्रुप लगा है, 1 2 3, पेंट 3 इन 1 आइन, थर्ड वाले को आइन पढ़ते हैं, थर्ड बॉन्ड को। तो यहाँ पे चूंकि अल्फ़ाबेट क्रम में आप दिखाएंगे ABCDEF, तो सबसे पहले इन आता है इसीलिए इन लगाया है, पेंट 3 इन, आइन बाद में आता है 1 आइन। और उसी तरह से जो सेकेंड वाला है नॉमेनक्लेचर, चूंकि ओई ग्रुप यहीं से फर्स्ट पोजीशन से लगा है तो यहाँ से नॉमेनक्लेचर करेंगे सेकेंड वाले में, 1 2 3 4 5। अब चौथे पर क्लोरो लगा है ग्रुप, ठीक है। ABCD के क्रम में पहले Cl आता है, C आता है, इसलिए इसी का नाम पहले करेंगे। तो 4 क्लोरो 2 इन, दूसरे स्थान पर इन लगा है, 2 इन ओइक अम्ल लगाएंगे, COOH है तो ओइक अम्ल। प्रश्न संख्या दूसरे का ग देखिए क्या आया हुआ, अफवाहू का नियम बताइए। देखिए अफवाहू का नियम ये कहता है कि परमाणु के विभिन्न उपकोषों में जो इलेक्ट्रॉनों का भराव होता है उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में किया जाता है इलेक्ट्रॉनों का, 1s 2s 3s, इस तरह से बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉनों का भराव होता है। तो जिस प्रकार से पहले 1s में कूदेगा इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में, 2p में, 3s में, इस तरह से ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों का भराव हम लोग करते जाते हैं इस नियम के अनुसार। घ का देखिए दूसरे का घ क्या दिया है, चार्ल्स के नियम की व्याख्या कीजिए। यदि 300 ml आयतन की एक गैस को 27 अंश सेल्सियस तक ठंडा करके 7 अंश सेल्सियस तक लाया जाता है, 27 अंश सेल्सियस से ठंडा करके 7 अंश सेल्सियस तक लाया जाता है, तो आयतन की गणना करना है यहाँ पे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि चार्ल्स का क्या नियम होता है। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि स्थिर दाब पर किसी भी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू द T के, अर्थात V बराबर KT। अर्थात हम जब सूत्र यहाँ पर स्थापित करेंगे तो V1/T1 बराबर V2/T2 एक फार्मूला निकल करके आएगा। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को देखिए आयतन दे रखा है जिसकी वैल्यू V1 है और ताप T1 की भी वैल्यू दिया है, 273 में 27 अंश जोड़ करके केल्विन 300 बदल लेंगे। और सेकेंडली जो T2 टेम्परेचर है 7 अंश सेल्सियस, 273 + 7 जोड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपसे V2 पूछा जा रहा है। इसके लिए जो फार्मूला अप्लाई करेंगे V1/V2 बराबर V2/T2, V1/T1 बराबर V2/T2। अब इसमें जनरली सिर्फ मान रख दीजिए, V1 की वैल्यू 300 है। अब T1 की भी वैल्यू यहाँ पे जब जोड़े हैं हम लोग तो 300 आया है, 273 + 27 के लिए उन्हें बदला गया है। V2 की वैल्यू पूछा जा रहा है, T2 की वैल्यू दिया गया है 280, यहाँ पर 7 अंश सेल्सियस जोड़ देने पर 273 में। अब जिसको तिरिया गुणा करके जब हम लोग हल करेंगे तो V2 की वैल्यू 280 ml आएगा।
अब क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम को समझाइए। यहाँ पे देखिए आया, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम को समझा करके व्याख्या करना है। देखिए इस नियम के अनुसार क्या होता है कि स्थिर ताप पर किसी भी पदार्थ की अभिक्रिया करने की जो दर होती है वो सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होती है, समानुपाती होती है। यही हमारा द्रव्य अनुपाती का क्रिया का नियम है। और इसके अनुसार हम एक कोई एग्जाम्पल लेते हैं। माना कि कोई एक इक्वेशन है A+B=C+D के, जो साम्य की स्थिति में है। तो हम लोग जानते हैं कि जो रासायनिक अपक्रिया की जो दर होती है वो अग्र और विपरीत दोनों अपक्रिया के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। इसलिए सबसे पहले ये अग्र अपक्रिया की जो दर होती है RF इज प्रोपोर्शनल टू दी इसके A एंड B के। अब बड़ा कोष्ठक का मतलब कि इसके सक्रिय द्रव्यमान लिए गए हैं। ठीक है, अब इसको हम प्रोपोर्शनल में बदलेंगे तो यहाँ पर KF आ जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। RF इज इक्वल टू KF इंटू A इंटू B के क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से विपरीत अपक्रिया की दर सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती C इंटू D के करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ए अगर अपक्रिया की दर, विपरीत अपक्रिया की दर। अगर अपक्रिया का वेग स्थिरांक, ए विपरीत अपक्रिया का वेग स्थिरांक के भी है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि दोनों अपक्रियाओं की जो दरें होती है, अग्र और विपरीत अपक्रिया की दर हमेशा समतुल्य होती है, बराबर होती है। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, दोनों को बराबर करते हैं, दोनों इक्वेशनों को। अब यहाँ पर जब इसको हम लोग हल करेंगे तो KF बटे क्या आ जाएगा, KB बराबर इधर की राशि बटे इधर की राशि। अब चूंकि अग्र अपक्रिया का वेग स्थिरांक और विपरीत अपक्रिया का वेग स्थिरांक, इसके अनुपात को हम लोग साम्य स्थिरांक KC से व्यक्त करते हैं, KC से डिनोट करते हैं, जिसका एक फार्मूला प्राप्त हो गया, KC बराबर C इंटू D बटे A इंटू B। यही हमारे जो है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है। प्रश्न संख्या तीसरे का ख देखिए, NH4Cl और HNO3 दोनों में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या दोनों में मान लीजिए X है। हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का -1 होता है, और ऑक्सीजन का -2 होता है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे इस प्रकार से। नाइट्रोजन का X मान लिया गया है, हाइड्रोजन का चूंकि 1 होता है तो 4 लगा है, 4 1 कम 4 हो जाएगा, माइनस क्लोरीन का -1 होता है बराबर 0 के। हल करेंगे तो NH4Cl में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -3 होगा। वहीं HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हल करेंगे तो +5 आएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का नेक्स्ट क्वेश्चन दिए देखिए, ग का प्रति यानी एंटी मार्कोनिक आपका नियम पूछ रहा है। तो देखिए क्या होता है कि जब किसी असमित एल्कीन में जब हम लोग किसी हाइड्रोजन हाइलाइड का, खास करके HBr की अपक्रिया कराते हैं, तो हाइड्रोजन हाइलाइड का जो धनात्मक पार्ट होता है एल्कीन के उस कार्बन परमाणु पर जाता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ऑलरेडी कम होती है, और निगेटिव पार्ट HBr का निगेटिव पार्ट उस हाइड्रोजन के पास जाएगा जिसके पास, उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। यही हमारा एंटी मार्कोनिक का नियम है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यह हमारा कोई एल्कीन लिया गया है, प्रोपीन है। अब इसमें हाइड्रोजन हाइलाइड HBr से जब हम लोग अपक्रिया करा रहे हैं तो हाइड्रोजन हाइलाइड का H पॉजिटिव और Br नेगेटिव, H पॉजिटिव भाग, धनात्मक भाग एल्कीन के उस कार्बन परमाणु से अटैच होगा जाकर के जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। अब जानते हैं जहाँ पर डबल बॉन्ड है यहाँ दूर तो जाएगा नहीं, यहीं पर उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ऑलरेडी कम है। तो ये हाइड्रोजन टूट करके यहाँ आएगा और ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड, और CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस ये जो Br है ये इस हाइड्रोजन के पास जाकर के अटैच हो जाएगा जिसके पास कार्बन परमाणु की संख्या अधिक है। तो यहाँ पे ये आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन बना लेगा। करेक्ट, यही हमारा क्या है, एंटी मार्कोनिक आपका रूल है, जो कि मार्कोनिक आपके नियम के जस्ट विपरीत होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है कि आधुनिक आवर्त नियम, मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम पूछ रहा है। जानते हैं इस नियम के अनुसार क्या होता है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यही हमारा मेंडलीव का आधुनिक आवर्त का नियम है। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहा देखिए, ब्रॉन्स्टेड और लोरी के अनुसार अम्ल और क्षार की डिफिनेशन पूछ रहा है। अम्ल और क्षार है क्या, देखिए अम्ल और क्षार की परिभाषा, जहाँ तक ब्रॉन्स्टेड और लोरी का प्रश्न है तो उनकी जो कंसेप्ट होती है, उन्होंने बताया था कि अम्ल जो होते हैं प्रोटॉन दाता यानी H पॉजिटिव को जो डोनेट करने वाले होते हैं अम्ल होते हैं, और प्रोटॉन ग्राही जो होते हैं जो कि उस H पॉजिटिव को ग्रहण करेंगे एक्सेप्टर जो होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं जिसमें HCl और अमोनिया का हम लोग योग कराते हैं। तो इसमें आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि जो HCl है, HCl का जो
H पॉजिटिव भाग है, यानी कि ये प्रोटॉन इसको हम कहेंगे, इस अमोनिया को डोनेट कर दिया और ये अमोनिया क्या होगा, उस H पॉजिटिव को लेकर के NH4 में बदल गया, NH4 में। अब जैसे ही NH4 यहाँ कन्वर्ट हुआ, यहाँ से Cl नेगेटिव बचा, तो प्रोटॉन दाता यानी H+ देने वाले हमारे क्या है, ये अम्ल हो गया, ये अमोनिया क्या हो गया, क्षार हो गया। अब इस केस में देखिए, अब HCl है, H2O है, H2O क्या किया, इस HCl के एक हाइड्रोजन को लेकर के H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोनियम आयन में। तो हमारा ये अम्ल प्रोटॉन दाता ये अम्ल हो गया और ये क्या है, क्षार है यहाँ इस केस में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर चौथा का एक ख वाला, क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान इस बार पूछ रहा है। तो जो क्लोरीन होता है जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, 2, 8, 7, तो अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उस अंतिम कोष में उपस्थित उस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या यानी कि n का मान, l का मान और m का मान कैसे सॉल्व करेंगे, देखें। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर यह पता चलता है कि p सब सेल में अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है 3p5, 17 हमारा इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। अब चूंकि हम लोग जानते हैं p सब सेल में 3 उपकक्षक होते हैं, 1, 2, 3। अब इलेक्ट्रॉन जब इसमें हम बैठाएंगे तो देख रहे हैं 1, 1, 2, 3, 4, 5, पाँचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या n की वैल्यू 3 हो जाएगा। n के लिए l का मान n-1 यानी कि 2 आ रहा है, 2 का मतलब कि 0, 1, 2, 3, l की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, 1, 2, 3। अब इसके लिए देखिए, अब m की वैल्यू क्या होगा, m की वैल्यू यहाँ पे -l से +l होता है। तो यहाँ पे अब 0, 1, 2, 3 का मतलब ये है कि S, P, D, F, चूँकि P सब सेल में जा रहा है, P में अंतिम इलेक्ट्रॉन कूद रहा है, यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे P, S, P, D, P में जा रहा है। तो इस अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू हकीकत में -L से +L, यानी कि क्या होगा, -1, 0, +1, करेक्ट, -1, 0, +1। तो -1, 0, +1, 0 का मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए m की वैल्यू आपका 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखें p उपकोष में जा रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसके लिए यहाँ पे -1, 0, +1, तो m की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गया। अब इस 0 के लिए आपका स्पिन क्वांटम संख्या की जहाँ तक मान है, चूँकि ये नीचे आ रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है इसकी डायरेक्शन, तो स्पिन की भी दिशा आपका नीचे की तरफ हो जाएगा तीर के निशान से। प्रश्न संख्या 4 का गौर देखिए, पीएच मान को परिभाषित करना, पीएच क्या है, और यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है 0.003 मोलर HCl बिलियन का पीएच मान की गणना कीजिए, करेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पीएच वैल्यू क्या होता है, हाइड्रोजन आयन के रीढ़ लॉगरिथम को हम लोग पीएच मान कहते हैं। पीएच मान आप लोग जानते हैं, जब पीएच वैल्यू 7 होता है तो विलयन उदासीन होता है। पीएच मान यदि 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा तो क्षारीयता के अंतर्गत गणना करते हैं। फिलहाल हम लोगों को यहाँ पे पीएच मान की यहाँ पर ज्ञात करना है, जिसकी मोलर 0.003 मोलर दिया है। यहाँ पे log 3 की वैल्यू भी 0.4710। तो इसका जो फार्मूला होता है pH बराबर -log H पॉजिटिव होता है, ठीक है। H पॉजिटिव यानी H की सांद्रता यहाँ पर दे रखा है, इसको कोटि मान में बदल दीजिए, 3 × 10⁻³ हो जाएगा, चूँकि इधर जा रहा है, करेक्ट। यहाँ पर अब वो सूत्र रखे pH बराबर -log H पॉजिटिव, H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ये आपका है, इसके स्थान पे हम लोग रख देते हैं बस। जनरली ये हम लोग जानते हैं log A × B का फार्मूला log A + B होता है। यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस को कोष्टक से बाहर लगते हैं, log यहाँ पे 3 + log क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। अब इसका वैल्यू हम लोग रखते हैं यहाँ पे, देखिए जब हल करेंगे तो ये -3 है ना, यहाँ पर चला आएगा, चूँकि घात के रूप में होता है, ठीक है। 3 log 10 हो जाएगा। अब चूँकि माइनस का अंदर में हम लोग गुणा कर देंगे, log 10 का वैल्यू यहाँ पे 1 होता है। जब कैलकुलेट करेंगे log 3 की वैल्यू 4710 दिया है, 0.4710। अब 3 में से 4710 घटाएंगे तो इतनी वैल्यू हमें आएगा इसका पीएच मान 2.529। प्रश्न संख्या 4 का घ देखें, प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट पूछ रहा है। देखिए किसी भी सहसंयोजी अबंध वाले यौगिक में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु से अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की तरफ होने लगता है। कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु से लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होने लगता है। इस प्रकार की परिघटना को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं।
जैसे मान लीजिए यहाँ पर कार्बन कार्बन अटैच है यहाँ पर किसी हैलोजन ग्रुप से, जहाँ पर क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड हो सकता है। क्योंकि हैलोजनों का एक ग्रुप है इस सिस्टम में, हैलोजनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन इस इलेक्ट्रोनेगेटिव सिस्टम के ग्रुप नेगेटिव से, करेक्ट। इसकी अपेक्षाकृत ये अधिक पावर में है, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या करेगा, इनके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो होगा अब सिस्टम से ग्रुप की तरफ होगा, जिसके चलते यहाँ पर ध्रुवणता यानी कि पॉजिटिव का साइन आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। और यह जो है इफेक्ट हमारा इंडक्टिव इफेक्ट के अंतर्गत स्टडी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया, आयनन एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित करना। देखिए आयनन एंथैल्पी क्या होता है, ये किसी गैसीय परमाणु के पर लागू होगा, किसी भी गैसीय परमाणु के उसके बाह्यतम कोश से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको हम लोग आयनन एंथैल्पी कहते हैं। वहीं विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा बताएं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, किसी भी यौगिक के एक परमाणु द्वारा उस सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करना। जैसे कोई सहसंयोजी बंध जुड़े हुए हैं, उसमें जिसकी पावर अधिक होगी दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, दोनों वहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं जुड़े के, उनको अपनी तरफ खींच लेता है। इस पावर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और जब हम लोग किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है कि जो है परमाणु क्रमांक बढ़ते जाते हैं। अब परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ ही साथ जो जेट इफेक्टिव होता है यानी कि न्यूक्लियस चार्ज होता है लेफ्ट टू राइट आवर्त में जाने पर, वो बढ़ता जाता है, जिससे उनकी जो है त्रिज्या क्या होती है यानी कि कम होती जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने के कारण ऐसा होता है। जबकि वर्ग में जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है वहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर देखिए आगे दिया है कि 5वां का ख, N2 + 3s2 = 2n3। इसके लिए Kc यानी साम स्थिरांक के सूत्र को स्थापित करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहीं फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे, अगर अपक्रिया की दर प्रोपोर्शनल टू दी सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है। अग्र अपक्रिया की दर और विपरीत अपक्रिया की दर उनके सक्रिय द्रव्यमानों के समानुपाती होता है। तो इस केस में उस इक्वेशन के प्रति हम लोग RF जो होता है अग्र अपक्रिया की दर N2 और S2 के पावर यहाँ पर 3 लिखा है, देखिए इसके पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो RF बराबर KF N2 × S2 इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरह से विपरीत अपक्रिया की दर NH3 के सक्रिय द्रव्यमानों के समानुपाती होगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर 2 लगा है इसके पावर 2 हो जाएगा। अब दोनों में हम लोग क्या जानते हैं, सम की स्थिति में अग्र अपक्रिया की दर और विपरीत अपक्रिया की दर दोनों क्या होती है, बराबर होती है। वही यहाँ पर किया जा रहा है। दोनों को बराबर करने पर हम ये पाते हैं कि इतना बटे इतना बराबर यह बटे यह हो जाएगा, ठीक है। अगर अपक्रिया की दर और विपरीत अपक्रिया की दर या स्थिरांक, इसके अनुपात को हम लोग साम स्थिरांक कहते हैं, जिसका फार्मूला हमें प्राप्त हो गया है यहाँ पे NH3 के पावर 2 बटे N2 × S2 के पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, संकरण क्या है, इसके प्रकारों के बारे में बताना है। देखिए किसी भी परमाणु पर उचित ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक परमाणु ऑर्बिटल मिलकर समान ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है, प्रक्रम होता है, उसको हम लोग संकरण कहते हैं। संकरण यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, sp संकरण, sp2 संकरण और sp3 संकरण। sp संकरण को जानते हैं कि जब s और p मिलकर के एक समान ऊर्जा के नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं तो sp संकरण होता है, जिसमें एक s होता है और एक p होता है। जैसे कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसकी ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, 1s2 2s2 2p 2 2 2 4 2 6। तो अंतिम जो p सबसेल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं p को हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, px py और pz। चूँकि हम लोग जानते हैं कि p में 3 उपकोष होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, 3 उपकक्षक होते हैं। और एक्साइट अवस्था में क्या होता है, एक्साइट अवस्था में इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसके बिफोर पहले वाला जो s सबसेल में जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन कूद करके यहाँ पर चला आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें एक s और एक p, एक s का इलेक्ट्रॉन और p मिल करके sp संकरण बनाते हैं। जैसे यहाँ एसिटिलीन के केस में आप देख रहे हैं, तो यह वाला जो कार्बन है अपने आसपास इधर हाइड्रोजन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पे sp संकरण हुआ। यदि 2 लोगों से अटैच है बीच वाला कार्बन, यहाँ भी sp संकरण हुआ। इसी तरह से sp2 के केस में इसमें क्या हो जाएगा, एक s और 2 p वाले, देखिए 2 p और एक s, ठीक है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन था कूद करके आगे चला गया था जिसमें एक s और 2 p,
जैसे एथिलीन के केस में क्या हो रहा है, यह वाला कार्बन अपने आसपास 1 2 3 लोगों से अटैच है, इसलिए sp2 2 1 3, यहाँ भी sp2 संकरण हो जाएगा। इसी तरह से sp3 संकरण में क्या होता है, एक s और 3 p ऑर्बिटल मिलकर के 4 नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, एक यस और 3 पी, करेक्ट। जैसे CH4 के केस में देखें, यह वाला कार्बन अपने आसपास 1 2 3 4 लोगों से अटैच है, इसलिए sp3 का संकरण होगा, p के 3 और s के 1। प्रश्न 5वां का घ वाला देखिए, अनुनाद क्या है, रिजोनेंस, और बेंजीन पर इसकी संरचना को बताना है। देखिए जब किसी रासायनिक यौगिक के गुणों को जब हम लोग व्यक्त करते हैं तो उसके गुणों को व्यक्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। तो 2 या 2 से अधिक संरचना में व्यक्त किया जाए तो इस प्रकार की संरचना को हम लोग अनुनाद संरचना कहते हैं, और यह परिघटना अनुनाद कहलाती है। जैसे बेंजीन के केस में, चाहे आपका O3 ओजोन के केस में। अब बेंजीन रिंग को हम लोग यहाँ से जो बॉन्ड है यदि ये टूटा तो यहाँ से इस पर आएगा, यहाँ वाला यहाँ जाएगा, इस तरह से एक चक्कर लगाता है। इस स्ट्रक्चर को, इसी को जस्ट हम लोग इस बॉन्ड को यहाँ दिखा देंगे और इस बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट करता हुआ नजर आएगा और ये बॉन्ड यहाँ चला आएगा। तो वही स्ट्रक्चर है, सेम टू सेम दोनों स्ट्रक्चरों को इस तरह से भी हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार की जो परिघटना है रिजोनेंस के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 6वां का देखें, निम्नलिखित समीकरणों को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना है। यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट दिया है, Cl2O7 के पावर 2 नेगेटिव यहाँ पर दे रखा है, प्लस I के पावर 1 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव इज इक्वल टू यहाँ पर Cr3 पॉजिटिव प्लस I2 प्लस H2O। इसको हम लोग आयन विधि से कैसे संतुलित करते हैं ये समझते हैं। अब इस दिए गए समीकरण को हम लोग 2 अर्ध समीकरण में बांटेंगे, जिसमें एक का ऑक्सीडेशन हो, दूसरे का रिडक्शन हो, अपचयन हो। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या या आयन के रूप में जो दिया गया है उसको हम लोग दर्शा देते हैं। जैसे यहाँ से हम पा रहे हैं कि जो Cr2O7 है जिसके ऊपर 2 नेगेटिव है, ये कन्वर्ट हो रहा है हमारे Cr में, तो इसका एक भाग ये मिला हमें, ठीक है। इसको हम एक इक्वेशन बनाते हैं। इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे क्रोमियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज दिया है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर 3 है। अब इसमें देखिए Cr2O7 2 नेगेटिव दिया है, इसमें हम Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। जब क्रोमियम Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो हम पाते हैं 6 इसकी वैल्यू आता है क्रोमियम का, ठीक है। 6 से 3 होना मतलब कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। कमी का मतलब कि अपचयन अभिक्रिया है। वही बात करें आयोडीन का, तो 1 नेगेटिव से यहाँ पे आयोडीन 0 में जा रहा है। नेगेटिव यानी ऋणात्मक से ये 0 जाना मतलब कि बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं वृद्धि हो रही है। नेगेटिव कम होता है 0 से, तो वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, जबकि कमी होना अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इस तरह से हमें यहाँ पे 2 अर्ध समीकरण हम बांट लेते हैं। अब दूसरा का केस क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों अर्ध समीकरणों में ऑक्सीजन और अन्य तत्वों को हम संतुलित करते हैं। खास करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन को संतुलित हम लोग जल को जोड़ते हुए करेंगे। अम्लीय माध्यम में H पॉजिटिव और H2O जोड़ते हैं, क्षारीय माध्यम में OH पॉजिटिव और H2O जोड़ करके हम लोग ऑक्सीजन को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पहला इक्वेशन है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि इस साइड में 7 ऑक्सीजन लगा है, जबकि इस साइड में, राइट साइड में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब हमें जल का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 7 H2O हम जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है। अभी आयन छोड़ दीजिए, पहले ऑक्सीजन को देखिए। यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है तो इधर भी 7 ऑक्सीजन चाहिए, यानी 7 H2O आप जोड़ देंगे। जैसे ही 7 H2O जोड़ते हैं, हाइड्रोजन इस साइड में, राइट साइड में 14 हो गया, जबकि इधर हाइड्रोजन इसमें नहीं था इसके पहले। तो उसको संतुलित करने के लिए आपको पता है ना, H पॉजिटिव जोड़ते हैं। अब कितना H पॉजिटिव जोड़ेंगे? 14 H पॉजिटिव जोड़ेंगे, अम्लीय माध्यम में है, करेक्ट, ये रूल है। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 बन गया। उसी तरह से दूसरा जो समीकरण ये I से I2 हो रहा है, चूँकि यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो 2 का हम जनरली इस साइड में गुणा कर देंगे। इक्वेशन नंबर 4 बन गया। इसके बाद वाला स्टेप होता है कि हम आवेश को संतुलित करेंगे दोनों अर्ध समीकरणों में। आवेश, अब जहाँ तक इधर का सवाल है, देखिए 14 में से 2 गया
14 में से 2 घटाएंगे तो 12 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इधर आवेश आ गया, 12 पॉजिटिव आवेश। जबकि इधर 2 तिइयां 2 का गुणा करेंगे, चूंकि यहाँ पर 2 लगा था तो 2 का गुणा किए हैं, तो 2 तिइयां 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कि इधर ज़्यादा है। इधर कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं? 6 इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो 6 यदि घटा देते हैं तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इधर 2 निगेटिव इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए जोड़ दिया गया है। और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर दोनों तरफ आवेश बराबर हो जा रहा है, दोनों अर्ध समीकरणों में। अब इलेक्ट्रॉनों को चूंकि हमको काटना पड़ता है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, इसको बराबर करेंगे, इसके गुणांकों का आपस में गुणा करेंगे। देखिए, चाहे तो हम 2 का इसमें कर दें, 6 का इसमें, या फिर 6 का इसमें यदि लाना है तो 3 का इसमें गुणा करेंगे 6 में, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, कर दिया जाएगा। तो समीकरण नंबर 6 में 3 का और इसमें 1 का गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, समीकरण जो 5 था, 1 क्या 5 तो यथावत है, लेकिन समीकरण नंबर जो 6 है इसमें हम 3 का गुणा कर रहे हैं, क्योंकि हमें 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लाने थे। तो जैसे ही इसमें 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3i2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये 7 और 8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ करके काट रहे हैं। देखिए, जोड़ने पर ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, इधर का इधर जोड़ दिया, इधर का इधर जोड़ दिया, यही हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6वें का ख देखिए, मेथेन जिसका फार्मूला CH4 होता है। मेथेन ग्रेफाइट माने कार्बन की बात कर रहा है। मेथेन ग्रेफाइट और डाईहाइड्रोजन के लिए 298 केल्विन पर दहन एंथैल्पी का मान क्रमशः दे रखा है। ठीक है, ये मेथेन का है 890.3 किलो जूल पर मोल, और ये आपका कार्बन का है यानी ग्रेफाइट का, और ये वाला वैल्यू जो है ना, ये जो वैल्यू है ये है डाईहाइड्रोजन यानी H2 के लिए है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि CH4 का विरचन, CH4 की विरचन एंथैल्पी ज्ञात कीजिए, यानी कि निर्माण CH4 बनाने में कितना एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। CH4 के निर्माण में कितनी एनर्जी चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के मुताबिक हम इसको इक्वेशन में बदलते हैं और सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन के मुताबिक जो देखिए दिया है कि मेथेन का जब हम जलाते हैं, मेथेन को ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी कि 2O2 पर इसकी क्रिया कराएंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, जल बनेगा प्लस CO2 बनेगा। करेक्ट, CH4 जानते हैं, CH4 जब टूटेगा तो 2H2 प्लस CO2, ये जल वाष्प में है, ये वाष्प है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, प्लस इतनी एनर्जी आपका दे रखा है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और दूसरा का दिया ग्रेफाइट का जो है यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कार्बन को जलाने पर ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे, CO2 बनेगा, प्लस इतनी एनर्जी ये दे रखा है, चूँकि इसकी वैल्यू सब नेगेटिव में है। तीसरा क्या है, डाईहाइड्रोजन का जो है डाईहाइड्रोजन को ऑक्सीकृत किया जाता है, तो यहाँ पे H2 प्लस हाफ O2 लगाएंगे H2O बनने के लिए, और इतना एनर्जी आपका एक क्रिएट हो रहा है। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इस क्वेश्चन में देखिए ये बोल रहा था कि CH4 के निर्माण में कितनी एनर्जी रिलीज होगा। आखिर CH4 जो हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण 1 में यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पर CH4 तो ऑलरेडी पहले दिया है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि CH4 को बनाने में कितनी एनर्जी रिलीज हो रहा है, CH4 को ऑक्सीडेशन करने में। तो यहाँ पे CH4 बनेगा कैसे, कार्बन और हाइड्रोजन के योग से ही बनेगा। तो समीकरण नंबर 2 और 3 में देखिए कार्बन मिल रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तब ना CH4 प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने से पहले समीकरण नंबर 3 आप देखिए, 3 में यहाँ पे हाफ O2 लिखा है, तो इस इक्वेशन में 1/2 को तो पहले काटना होगा 2 से, तब ये बराबर होगा, सही संख्या में आएगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 में 2 का गुणा करेंगे, इसीलिए हमने लिखा समीकरण नंबर 3 में 2 का गुणा, इस साइड में इस दोनों साइड में होगा, 2 का गुणा करके इस समीकरण नंबर 2 को जोड़ेंगे, तब ना CH4 प्राप्त होगा। ठीक है, समीकरण नंबर 3 में हम 2 का दोनों साइड में गुणा करके इस समीकरण नंबर 2 को जोड़ देते हैं। देखिए, जब आप इसमें 2 का गुणा करेंगे समीकरण नंबर 3 में, तो 2H2 प्राप्त होगा, हाफ 1/2 गुणित 2 का करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, O2 आएगा, बराबर 2H2O, प्लस इसमें 2 का गुणा करेंगे तो इतना आएगा, 2 8 16 6, 2 5 10 11, -571.6 किलो जूल पर मोल आ रहा है। करेक्ट, ये नया इक्वेशन प्राप्त हुआ। अब क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे,
ये जो समीकरण प्राप्त हो रहा है, समीकरण 2 और 3 जोड़ रहे हैं, इसमें से हम समीकरण 1 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पे CH4 दिया है लेफ्ट साइड में, जबकि इसको राइट साइड में होना चाहिए था। तो इसको राइट साइड में लाने के लिए इसको हम लोग घटा देंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें 2 और 3 को जोड़ने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन प्राप्त हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 और 3 दोनों को जोड़ा गया है। देखिए -571.6 और ये देखिए -393.5। जब ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा -965.1 किलो जूल पर मोल आएगा। ये ठीक है, ये नया इक्वेशन प्राप्त हो रहा है। अब इसमें से इस इक्वेशन 1 को घटाएंगे। एक क्या है ये पूरा, ठीक है, यहाँ पे हम घटा रहे, घटाने पर सारे चिन्ह बदल जा रहा है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जा रहा है। तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये देखिए सजाती कट जा रहा है। O2 से O2 कट रहा है, यहाँ पे 2H2O से 2H2O, CO2 से CO2 कट रहा है। ये जो CH4 निगेटिव यहाँ देख रहे हैं, ये उस पक्ष में जा रहा है, तो प्लस माइनस का प्लस हो जा रहा है। और यहाँ पर देखिए -965.1 में से 890.3 यहाँ पे चूँकि पॉजिटिव हो, एक घटाने पर इतना आ रहा है -74.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें प्राप्त हो रही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और बहुलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है? इस अभिक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब किसी हम एल्कीन से, जैसे बेंजीन से कराते हैं तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। करेक्ट, इस अभिक्रिया को हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप पा रहे हैं कि C2H5Br एथिल ब्रोमाइड पर हम बेंजीन की अभिक्रिया करा रहे हैं। तो क्या कर रहा है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, जो ब्रोमाइड ग्रुप लगा है हैलाइड ग्रुप, तो इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। क्या प्राप्त हो गया? एथिल बेंजीन, HBr के रूप में अपना यहाँ पर बना लिया है एथिल बेंजीन। ये हमारा क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और यह निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया था पॉलीमराइजेशन यानी बहुलीकरण पूछ रहा है। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें अधिक संख्या में एल्कीन के यानी कि एथीन के अणु उच्च ताप तथा दाब पर किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में संयुक्त होकर के उच्च अणुभार वाले बड़े अणु का निर्माण करते हैं। इस प्रोसेस को बहुलीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बनता है। जब एथिलीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन का उच्च ताप और दाब पर किसी उत्प्रेरक निकिल की उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं पॉलीथीन प्राप्त हो रहा है। ये जो प्रोसेस होती है ना, हमारा पॉलीमराइजेशन के अंतर्गत आता है। अब 7वां का ख दिया, एल्कीन निर्माण की 2 विधियों का उल्लेख करना है। देखिए एल्कीन हम लोग एल्काइन से भी बनाते हैं और एल्किल हैलाइड से भी बनाते हैं। क्या होता है कि एल्काइन पर जब हम लोग किसी उत्प्रेरक चारकोल या पैडेलियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एल्कीन प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराया जा रहा है इस एल्काइन पर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा इस हाइड्रोजन की उपस्थिति से, तो उत्प्रेरक लिया गया है यहाँ पे। तो ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इससे आकर के ज्वाइंट होगा, एक हाइड्रोजन इससे, क्या बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड टूटा है, एल्कीन एथीन बना लिया। ठीक है, एल्कीन। और दूसरा का क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड पर जब हम लोग एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसको हीट कराते हैं तो यहाँ से HCl यहाँ से विस्थापित हो जाएगा। बस अब क्या बनाएगा, आपका एथिलीन बना लेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस अभिक्रिया को हाइड्रोहाइलोजनीकरण भी कहा जाता है। इस तरह से हमें एल्कीन प्राप्त हो रहा है एल्काइन से और एल्किल हैलाइड से। 7वां का लास्ट क्वेश्चन देखिए दिया, क्या होता है जब रासायनिक समीकरण द्वारा समझाना है, मेथेन पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराई जाती है। दूसरा का दिया है बेंजीन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया। और तीसरा दिया है जब एथीन पर डाई हाइड्रोजन की अभिक्रिया H2 की अभिक्रिया। और चौथा दिया है कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया मेथेन पर क्लोरीन की। देखिए जब हम लोग किसी भी एल्केन पर क्लोरीन यानी हाइड्रोजन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो क्लोरोमेथेन, क्लोरो एल्केन बनता है, क्लोरोमेथेन। यहाँ से जो हाइड्रोजन होता है विस्थापित, एक हाइड्रोजन यहाँ पर विस्थापित हो रहा है एक क्लोरीन के परमाणु द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ACl क्या हो, यहाँ से एक हाइड्रोजन विस्थापित किया, इसके स्थान पर जाकर के अटैच हो गया क्लोरोमेथेन। इस
तरह से दूसरा बेंजीन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराया जा रहा है। ये बेंजीन का फार्मूला यहाँ भी एक हाइड्रोजन अटैच है, आप देख पा रहे हैं। तो H2SO4 जब डिवाइड होता है HHSO4 यहाँ से एक हाइड्रोजन जैसे ही इसमें से टूटेगा तो HSO4 निगेटिव पर जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन, करेक्ट, यहाँ से एक हाइड्रोजन टूटा और एक ऑक्सीजन गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन H2O निकला। यहाँ से जैसे ही एक ऑक्सीजन निकलेगा H2O के रूप में तो यहाँ पे SO3 बन जाएगा। देखिए SO3 और एक H बचेगा, इसको जा कर के यहाँ पे इससे अटैच हो जाएगा, करेक्ट, जिसको हम लोग बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कहते हैं C6H5HSO3। अगला दिया था क्या होता है जब एल्कीन पर जब हाइड्रोजन की क्रिया कराते हैं तो यहाँ से एक बांड टूटेगा इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में PDPTN तो एल्केन बनाएगा, आपका एथेन बना लिया। एक बांड जैसे ही टूटा आपका एक हाइड्रोजन इससे अटैच हो गया, एक हाइड्रोजन इससे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और अगला दिया था क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया कराते हैं तो देखिए यहाँ से जैसे ही कैल्शियम कार्बाइड पर H2O की क्रिया कराएंगे तो एसिटिलीन बनेगा। यहाँ से कैल्शियम कार्बाइड CaOH2 निकल जाएगा प्लस C2 और इसका एक H2 बचेगा एसिटिलीन। सो थैंक्स।